नमस्कार, मैं अजय कुमार। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून का नाम सुनते ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन जैसे कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारियां याद आती हैं। मगर इस कानून के तहत तकरीबन 97% ऐसे आरोपी हैं जिनका किरदार चुनावी राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। केवल 3% मामले ही चुनावी राजनीति के खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं। इन 3% में भी तकरीबन 90% वह चुनावी नेता हैं जो भाजपा की विपक्ष में मौजूद पार्टियों से संबंध रखते हैं। रायशुमारी की दुनिया में इसीलिए यह बहुत ही मजबूत तरीके से बात कही जाती है कि पीएमएलए कानून के तहत भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों को ठिकाने लगाने का काम किया है। इस कानून के अंतर्गत कई मामलों में ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जहां पर अपराध सिद्ध न होने के बावजूद भी केवल आरोपी होने के चलते कई महीने और सालों से कई लोग जेल के भीतर बंद हैं। पीएमएलए पर कानूनी मामलों के कई जानकारों ने कई बार कहा है कि इस कानून में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिसकी वजह से अगर किसी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जाता है। यह कहा जाता है कि जमानत मिलना नियम होना चाहिए और जेल जाना अपवाद। यानी अगर किसी पर आरोप लगाया गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाए, बल्कि तभी जेल में बंद किया जाए जब उस पर लगे आरोप सिद्ध हो जाएं, तभी उसे सजा दी जाए। मगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है कि वह जेल में ही रहे, उसे जेल में ही रहना पड़े। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां पर अगर किसी की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई तो उसे जमानत नहीं मिल पाई, उसके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुआ, मगर उसके बावजूद भी उसे सालों साल जेल में रहना पड़ा। कानूनी मामलों के जानकार कहते हैं कि पीएमएलए कानून संविधान से मिलने वाले व्यक्ति के अधिकार का दमन करने वाला कानून है। एक राज्य जो खुद को संविधान से संचालित करने का दावा करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस राज्य की न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करने के इरादे पर सवालिया निशान लगाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इतनी शक्तियां मिली हुई हैं कि यह कानून बहुत ज़्यादा घातक बन जाता है। इस कानून के तहत अपराध की कमाई जहां जहां से होकर गुजरती है उन्हें शक के आधार पर हिरासत में लेने का अधिकार ईडी को मिला हुआ है। मतलब मान लीजिए कि मैं अपराधी हूं, मेरी कमाई का जरिया किसी ना किसी तरह का अपराध है, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है। मैं आपसे एक जमीन का टुकड़ा खरीदता हूं, इसके बदले में आपको अपने अपराध की कमाई से जमीन की कीमत का भुगतान करता हूं। ऐसी दशा में आपका मेरे अपराध से कोई लेना देना नहीं हुआ, मगर फिर भी चूंकि मेरी कमाई का जरिया किसी ना किसी तरह का अपराध है, वह अपराध का पैसा आपके हाथ में भी गया है, तो ईडी केवल शक के आधार पर आपको हिरासत में ले सकती है। आप भी अपराध के हिस्सेदार, संभावना जताया जा सकता है कि आप भी अपराध के हिस्सेदार हों और यह आरोप लगाकर हिरासत में ले सकती है। यानी ईडी को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह आपको केवल शक के आधार पर हिरासत में ले ले, कोई शिकायत करे और आपको हिरासत में ले ले। भले ही ईडी के पास कोई भी मजबूत सबूत ना हो, फिर भी वह आपको हिरासत में ले सकती है। पीएमएलए के तहत यह अधिकार ईडी को मिल जाता है। मतलब ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपको हिरासत में भी ले सकती है और उसको यह भी अधिकार मिला हुआ है कि वह आपको यह नहीं बताए कि आपको हिरासत में लेने के पीछे क्या सबूत है। जैसा सामान्य सा नियम होता है कि आरोपी को एफआईआर की एक कॉपी थमा दी जाती है ताकि उसे पता चले कि वह किस आरोप में हिरासत में लिया गया है। अगर मामला कत्ल का बनता है तो वहां पर भी एफआईआर की कॉपी दी जाती है, मगर ईडी वाले कहते हैं कि वह किसी पुलिस थाने के अधिकारी नहीं है कि आरोपी को एफआईआर की कॉपी थमाएं। वह आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट के तर्ज पर ईसीआईआर इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करते हैं। ईडी को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह इसे गुप्त दस्तावेज बता करके आरोपी को ना बताए। उसके बाद आप पर मुकदमा चलेगा, आरोपी पर मुकदमा चलेगा, मगर आपके वकील को यह नहीं पता है, आरोपी के वकील को यह नहीं पता है कि आप पर आरोप क्या है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जिस पर आरोप लगाया जाता है उसे एक तरह से अपराधी मान लिया जाता है और आरोपी पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वह साबित करे कि वह निर्दोष है। कहने का मतलब यह है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत हमको और आपको बिना यह बताए कि हमारा अपराध क्या है हमें हिरासत में लिया जा सकता है, हम पर मुकदमा चलाया जा सकता है और हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम यह साबित करें कि हम अपराधी नहीं हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 तो इस पूरे कानून को बहुत ही ज्यादा भयावह कानून में ड्रैकोनियन लॉ में तब्दील कर देती है। धारा 45 के मुताबिक ऐसा प्रावधान है कि इस कानून के तहत अगर किसी को आरोपी बनाकर हिरासत में लिया जा रहा है तो उसे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। धारा 45 कहती है कि जमानत का निवेदन करने पर कोर्ट में सुनवाई होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना पक्ष रखेगा, कोर्ट उसके पक्ष को सुनेगा और आरोपी के पक्ष को भी सुनेगा और उसके बाद अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह उसमें अपराधी नहीं हो सकता है, साथ में अगर उसे जमानत मिलती है तो वह जमानत के दौरान किसी तरह का अपराध नहीं करेगा, तब जाकर के आरोपी को जमानत मिलती है। इस धारा की वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई गिरफ्तारियां ऐसी हुई हैं जहां पर आरोपी कई महीनों से कई सालों से जेल में बंद है मगर उसे जमानत नहीं मिली है, मगर अब तक मामला लटका हुआ है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इसलिए कई ऐसे आरोपी हैं जिन पर लगाए गए आरोप को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट साबित नहीं कर पाई है मगर फिर भी वह जेल के भीतर बंद है क्योंकि जमानत लेना कठिन है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का कानून तकरीबन 21 साल से मौजूद है। इस कानून के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट साल 2005 से लेकर के साल 2014 के बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 1797 केस दर्ज किए। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद यानी साल 2014 से लेकर के 2023 के बीच में 5155 केस दर्ज किए। मतलब भाजपा के शासन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले दर्ज होने की संख्या करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गई। इन मामलों में केवल 25 मामले में कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हुई और जिसमें से 24 मामले में दोष सिद्धि हुई। मतलब 21 साल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हजारों केस दायर किए गए मगर केवल 24 मामलों में किसी ना किसी तरह का नतीजा निकल करके आया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के खिलाफ करीब 241 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थीं। याचिकाओं का केंद्र बिंदु यही था कि इस कानून के कई प्रावधान संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाते हैं, इसे खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने साल 2022 में इस पर सुनवाई की। सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह कानून बना रहेगा। जस्टिस खानविलकर ने अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले यह फैसला लिखा था। इस फैसले पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। इन 3 जजों की बेंच का तर्क था कि चूंकि यह कानून इस इरादे के साथ बनाया गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, इसलिए इस कानून को कुछ विशिष्ट अधिकार मिले हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कानूनी मामलों के जानकार ने इस पर अपना तर्क रखते हुए कहा कि कोई भी कानून एक अच्छे इरादे के साथ ही लाया जाता है। यही इरादा होता है कि कानून से किसी ना किसी तरह की परेशानी खत्म होगी, मगर किसी भी कानून में लिखे प्रावधान को केवल इरादों से नहीं परखा जा सकता है। कानून के प्रावधान को इस पर भी परखा जाएगा कि राज्य, नागरिक और व्यक्ति के बीच में कानून के प्रावधान किस तरह का रिश्ता बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून के नाम पर राज्य व्यक्ति के अधिकार को छीनने के रास्ते पर निकल पड़ा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून में यही हो रहा है, इसीलिए यह कानून खारिज होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की गई है, जिस पर शायद हाल फिलहाल में सुनवाई हो। इधर बीच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुई गिरफ्तारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तल्ख टिप्पणियां की हैं। कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो गौर करने लायक हैं।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां किस तरफ इशारा कर रही हैं, उसे रेखांकित किया जाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले के आरोप में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 17 महीने से जेल में बंद थे। जस्टिस BR गवई और K विश्वनाथन की बेंच ने उन्हें जमानत देते हुए अपने फैसले में लिखा कि स्पीडी ट्रायल इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी भी मामले की बहुत ही तेज गति से न्यायिक सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। उनकी अब तक सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाई है। मतलब उनके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, उन्हें अपने मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत के संबंध की याचिकाओं में बहुत ही सुरक्षित तरीके से फैसला सुनाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जमानत नियम है, जमानत से इंकार करना अपवाद। मतलब नियम को अपनाना चाहिए और अपवाद को अपवाद की स्थिति में ही अपनाना चाहिए। कई ऐसे मामले हैं जहां पर साफ साफ दिखता है कि यह मामले बंद हो जाने चाहिए, मगर फिर भी उनके लिए जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट तक आती है। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक जेल में रखना ऐसा होगा जैसे बिना मुकदमा चलाए ही किसी को दंड दिया जा रहा हो। शराब नीति घोटाले के मामले में ही BRS की नेता के कविता कई महीनों से जेल में बंद थीं। इन्हें भी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन हिरासत अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में तब्दील करना नहीं चाहिए। जमीन घोटाले के आरोप में कई महीने से जेल में बंद हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश की जमानत का फैसला सुनाते हुए प्रेम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 में जो भी प्रावधान लिखा गया है उस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक पढ़ना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 बहुत ऊंचा है और उसके नीचे ही सेक्शन 45 का प्रावधान आता है। अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा सेक्शन 45 के तहत यह बात लिखी गई है कि प्रथम दृष्टया देखने पर ही जज को ऐसे तर्कसंगत आधार नहीं मिलते हैं जिसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आरोपी अपराध की संभावना के अंतर्गत नहीं आता, तो उसे जमानत मिल जानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जमानत न दिए जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वह तर्कसंगत आधार, वह रीजनेबल ग्राउंड देखे जाएं जिनके आधार पर जमानत की याचिका खारिज की जा सकती है। अगर तर्कसंगत आधार नहीं है तो जमानत दे देना चाहिए, बेल दे देना चाहिए। धारा 45 का प्रावधान ऐसा नहीं है कि जेल नियम बन जाए और जमानत अपवाद, बल्कि धारा 45 का प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 21 के भीतर ही आता है, जहां पर यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और जीवन की स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के बिना नहीं छीना जा सकता है। यानी लिबर्टी इज द रूल एंड द डिप्रिवेशन इज द एक्सेप्शन। यानी नियम यह है कि व्यक्ति आजाद रहे, इस नियम का अपवाद यह है कि व्यक्ति को आजादी से वंचित किया जाए। मतलब अगर किसी ने किसी तरह का गुनाह किया है या मजबूत सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि वह अपराधी होने की संभावना रखता है, तभी उसे आजादी से वंचित किया जा सकता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट की कुछ तल्ख टिप्पणियां थी PMLA कानून पर। अब देखने वाली बात है कि यह इशारा किस तरफ कर रही हैं और रिव्यू पिटीशन में क्या होता है। शुक्रिया।